92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी एक थी गुंचा, बिना किसी एड ब्रेक के। हमारे कुंदन कुमार कानपुर के सबसे शरीफ लड़कों में से एक थे। बेटा तो बेटा, लोग दुआएं मांगते थे कि दामाद भी मिले तो कुंदन कुमार जैसा मिले। कलयुग के श्रवण कुमार थे कुंदन कुमार। बड़ों की बात को कभी काटा नहीं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और सबकी इज्जत को अपना सम्मान समझा। पढ़ाई में तेज, क्लास में अव्वल, सिद्धांतों के पक्के, अहिंसा के पुजारी। कुंदन कुमार जो करते दिल लगा के करते। दिल्ली में पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू की तो उसमें भी जी जान लगा दी। कोई ऐब नहीं, कोई दुर्गुण नहीं। भला ऐसे भले लड़के की किस माँ बाप को ख्वाहिश न होती। अपने करीबी मित्र के सुपुत्र कुंदन कुमार से बस एक बार मिलके याद शहर के शर्मा अंकल का दिल उन पे आ गया। शर्मा अंकल अपनी इकलौती बेटी गुंचा शर्मा का विवाह धूमधाम से कुंदन कुमार जैसे नेक दिल और भले लड़के से संपन्न करा देने के ख्वाब देखने लगे। बस इस ख्वाहिश के पूरा होने में एक ही अड़चन थी, उनकी बेटी गुंचा। दरअसल बात यह थी कि गुंचा ने एक भली लड़की होने के सारे स्टीरियोटाइप्स की धज्जियां उड़ा रखी थी। वैसे सच कहूं तो गुंचा शर्मा याद शहर की सबसे दलेर लड़की थी। अपनी साइकिल पे घंटियां बजाते हुए शहर के गली चौराहों से गुजरती तो सड़क छाप, चौकबाज लड़कों का हुजूम दुबक के अपनी अपनी गलियों में घुस जाया करता। कराटे नहीं जानती थी, ताइक्वांडो नहीं आता था, लेकिन तीखी जुबान और हाथ की छतरी लड़कियों को छेड़ने वालों पे वो कहर ढाती थी कि अगले कई महीनों तक लड़के उसके सामने से नजरें नीचे किए हुए गुजरते। यूं तो गुंचा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने जाती थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी स्टूडेंट्स यूनियन की पॉलिटिक्स में ज्यादा थी। वैसे भी याद शहर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में उसके जैसी तेज तर्रार और दबंग स्टूडेंट लीडर हुई भी नहीं थी। यह और बात थी कि लीक से हटकर चलती अपनी बेटी को देख के गुंचा के माँ बाप सर धुनते। शर्मा आंटी मनौतियां मांगती कि बेटी की बुद्धि सही ठिकाने पे आ जाए और उनकी लड़की अपने उम्र की बाकी लड़कियों की तरह सजने, संवरने और शादी ब्याह हो जाने का इंतजार करने के सही और सुरक्षित रास्ते पे चल पड़े। शर्मा अंकल रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे कि ऐसी लड़की से कुंदन कुमार जैसा लड़का शादी करेगा भी तो कैसे। उधर गुंचा शर्मा इन सारी चिंताओं से बेपरवाह फर्राटे से भाइयों की मोटरसाइकिल अपने रास्ते दौड़ाए जा रही थी। अपनी ओर उठने वाली उंगलियों को वापस ठेंगा दिखाती हुई करती वही थी जो उसको सही लगता था। मुश्किल यह थी कि उसको जो सही लगता था दुनिया की नजरों में वो किसी संस्कारी सुशील लड़की के लक्षण नहीं थे। सच तो यह है कि गुंचा शुरू से इतनी बेपरवाह, इतनी दबंग नहीं थी। यथा नाम तथा रूप। गुंचा में बचपन से फूल सी कोमलता थी, बल्कि उस लड़की की तो ऊंची आवाज भी कभी सुनी नहीं गई थी। पढ़ाई लिखाई में अच्छी, घर के काम में निपुण, सुशील, नेक दिल। गुंचा की परवरिश ठीक वैसे ही हुई जैसी एक आम हिंदुस्तानी समाज में एक बेटी की होती है, जहां बेटी को बड़ा करते हुए खामोशी, धैर्य और सहन शक्ति जैसे गुणों को संस्कारों में घोल के दिया जाता है। लेकिन एक छोटे से वाकये ने गुंचा को ऐसा बदला कि फूल से गुंचा फूलनुमा हो गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तब गुंचा की उम्र यही कोई 16-17 साल रही होगी। अभी 12वीं में पढ़ रही थी और बड़े होने के क्रम में लोगों के तानों और फिक्रों की आदत पड़ने लगी थी उसको। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। हुआ यूं कि 4 गली छोड़ के शहर का सबसे नामी लफंगा राजेश रहता था। अपने कॉलेज से जनाब राजेश को इस कदर मोहब्बत थी कि 3 साल की पढ़ाई में अब तक 8 साल लगा चुके थे। फिर भी कॉलेज से जी नहीं भरा था और हर बार जितने प्यार से इम्तिहान देते उतने ही प्यार से फेल हो जाया करते। कॉलेज जाने के अलावा उनके पसंदीदा कामों में चौक पे खड़े होकर सिगरेट के छल्ले उड़ाना और आती जाती लड़कियों पे फप्तियां कसना था। अपने दिल से लाचार राजेश बाबू की मति मारी गई और उनको इस बार गुंचा से इश्क हो गया। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन मुसीबत यह हुई कि अपने इश्क का इजहार करने के लिए राजेश ने ऐसे रास्ते अख्तियार कर लिए जिनसे गुंचा का जीना दुश्वार हो गया।
स्कूल आती जाती गुंचा को छेड़ना, उसको देखते ही सीटियां बजाना, उल्टी सीधी बातें कहना, रास्ते में उसको रोक के प्रेम पत्र देने की कोशिश करना, यह रोज का खेल हो गया था। तंग आके गुंचा ने माँ से शिकायत की तो माँ ने उल्टा उसको ही डपट दिया। लड़कों का तो यही काम होता है, तूने ही कुछ किया होगा, सिर नीचे करके नहीं चल सकती, उसकी ओर देखा होगा तूने जरूर, तभी तो इतनी हिम्मत बढ़ गई छोकरे की। माँ गुंचा को नसीहतें पिलाती रही और गुंचा सोचती रही कि अपनी 2-4 सहेलियों के साथ साइकिल से स्कूल जाना और वापस आना इतना बड़ा गुनाह है या उसका लड़की होना ज्यादा बड़ा गुनाह है। पापा से तो खैर कुछ कहना ही बेकार था। 2 बेटों को डोनेशन देके इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए दूसरे बड़े शहरों को भेजने के बाद पापा का अगला मिशन गुंचा का ब्याह था। उनको बेटी के साथ हो रही छेड़खानी का पता चलता तो उसको घर में बिठा देने और ब्याह कर देने की एक ठोस वजह मिल जाती। अपने बचाव में गुंचा को ही कुछ करना था। उस दिन स्कूल जाने से पहले खुद को शीशे में देख के गुंचा ने राजेश नाम के लफंगे को समझाने बुझाने की खूब प्रैक्टिस की थी। सोचा था उसको अपने घर की माँ बहनों का वास्ता दिलाएगी, कहेगी उससे कि इस बदनामी में गुंचा का कितना नुकसान हो रहा है। उसको उम्मीद थी कि राजेश उसकी बात समझेगा, लेकिन शीशे के सामने की हुई प्रैक्टिस धरी की धरी रह गई। इस बार राजेश ने गुंचा की साइकिल रोक के बीच सड़क में उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। बारिशों के दिन थे और साइकिलों के कैरियर में गुंचा की छतरी रखी थी। गुंचा ने आओ देखा न ताओ बाएं हाथ से छतरी उठाई और जोर से राजेश के उस हाथ पे दे मारा जिस हाथ से उसने गुंचा का हाथ पकड़ने की जुर्रत की थी। राजेश इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने गुंचा का हाथ छोड़ दिया और गुंचा पे चीखते चिल्लाते हुए अपनी चोट सहलाने लगा। इसके बाद तो जैसे गुंचा पे चंडी माता सवार हो गई। उसी छतरी से गुंचा ने उस लड़के की खूब धुनाई की। गुंचा को बीच सड़क पे राजेश की पिटाई करते देख उसके साथ चलती लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ गई और राजेश की हड्डियों को तोड़ने की बची खुची कसर उन्होंने पूरी कर दी। इस एक घटना ने गुंचा को छतरी वाली का नाम दे दिया। ऐसी खूंखार छतरी वाली से किसको प्यार होता? ऐसी लड़की से कुंदन जैसा लड़का कैसे शादी करता? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शर्मा अंकल ने घर में फरमान जारी कर दिया था। गुंचा को लड़के वालों ने देखने के लिए कानपुर बुलाया था और इस बार गुंचा की कोई ज्यादती और नानुकुर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको डर इस बात का था कि कुंदन और उसके घर वालों के सामने जिस गुंचा की तारीफ में उन्होंने 5-5 किलोमीटर लंबे पुल बांधे थे वो धराशायी हुए तो उनके अरमानों पे पानी भर जाएगा। कुंदन जैसा सीधा साधा और भला लड़का उनकी छतरी वाली तेज तर्रार बेटी के लिए मिल जाए हो ही नहीं सकता था। उधर उनकी बेटी को अपने यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की चिंता खाई जा रही थी। उसको यूनिवर्सिटी की लड़कियां इलेक्शन के लिए खड़ा कर रही थी इस उम्मीद में कि गुंचा छतरी वाली शर्मा अगर यूनियन की प्रेसिडेंट बन गई तो याद शहर में लड़कियों के हित में बोलने वाला कोई तो सामने आएगा। शर्मा अंकल को अपनी फितूरी बेटी का यह नया फितूर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कई सालों की तरह इस बार भी उनके विरोध को नाकामयाबी मिली और उनकी बेटी ने किया वही जो उसको सही लगा। इसलिए अपने पापा के लाख ना के बावजूद गुंचा न सिर्फ यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ी हुई बल्कि घूम घूम के कैंपेनिंग भी करती रही। अभी तक तो सब किसी तरह ठीक ही चल रहा था, लेकिन शर्मा अंकल ने जैसे ही अपने घर गुंचा को दिखाने और लड़के वालों से मिलाने के लिए कानपुर जाने की तारीख का ऐलान किया, घर में महायुद्ध छिड़ गया। शर्मा अंकल आंटी के कंधे पे बंदूक रख के गुंचा की ओर शब्दों की गोलियां छोड़ते। आंटी गुंचा के सामने खाने के साथ साथ ताने परोसती और गुंचा बेफिक्री से उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कभी आर्ट्स डिपार्टमेंट कैंपेनिंग के लिए जाती तो कभी साइंस डिपार्टमेंट जाके अपने पोस्टर चिपकाती। घर में शांति इस एक समझौते पे लाई गई कि गुंचा को चुनाव लड़ने दिया जाएगा और इलेक्शन होने के बाद वो चुपचाप अपने मम्मी पापा के साथ लड़के वालों से मिलने के लिए कानपुर चली जाएगी। शर्मा अंकल ने कह दिया था गुंचा 20 तारीख के बाद घर की दहलीज भी पार करेगी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंचा ने घर के खिड़की दरवाजों को ठोक पीट के देख लिया था कि किस रास्ते भाग निकलना आसान होगा। शर्मा आंटी ने वो मोर्चा संभाल लिया जहां उनके फैसलों को कोई चुनौती नहीं देता और खुद को इस संघर्ष से बचाने के लिए रसोई में जुट गई। 20 तारीख में कुल 5 दिन बाकी थे। 8:30 बज रहे थे और शर्मा अंकल दफ्तर से लौटे नहीं थे अभी। शर्मा आंटी अपना मनपसंद सीरियल देखने बैठ चुकी थी और चाहे भूकंप आ जाता या आग लग जाती उनको उस 1 घंटे
टीवी के सामने से उठाना नामुमकिन था। फिर लैंडलाइन फोन की उस घंटी की क्या औकात थी जो ठीक सीरियल के शुरू होते ही बजने लगा था। घंटी बजती रही, शर्मा आंटी उसको इग्नोर करती रही, घंटी फिर भी बजती रही। आखिर परेशान होकर आंटी ने गुंचा को आवाज दी, गुंचा, अरे ओ गुंचा, ये फोन देखना जरा। गुंचा मैडम अपने वोटरों की लिस्ट का मुआयना कर रही थी। साइंस डिपार्टमेंट में अभी भी कुछ सेक्शन बाकी रह गए थे और कैंपेनिंग का बस एक ही दिन बचा था। बेमन से गुंचा अपने कमरे से निकल के फोन उठाने आई और बजते हुए रिसीवर को उठा के खूब मन से अपनी झल्लाहट निकाली। हेलो, अरे हेलो, बोलते क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है क्या? फोन के दूसरी तरफ जो महाशय थे, गुंचा की आवाज सुन के उनकी बोलती वाकई बंद हो गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फोन के दूसरी ओर किसी महिला की आवाज सुनकर हमारे दोस्त कुंदन कुमार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उन्होंने तो 8:30 का वक्त ही इसलिए चुना था कि तब तक शर्मा अंकल लौट आए होंगे और उनसे अपने मन की बात कहना आसान होगा। गुंजा ने दोबारा झल्ला के पूछा, अरे हेलो, कौन बोल रहा है? कुंदन ने गहरी सांस लेके कहा, जी नमस्ते, मेरा नाम कुंदन कुमार है। अच्छा, बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अक्षय कुमार हो। गुंजा के इस बेबाक मजाक से कुंदन कुमार की जबान सच में उनके तालू से चिपक गई। उनको कोई जवाब ही नहीं सूझा। किससे बात करनी है कि जवाब में वो थोड़ी देर चुप रहे। कहना तो चाहते थे जी गुंचा जी से, लेकिन धीरे से कहा, जी शर्मा अंकल से। शर्मा अंकल ऑफिस से नहीं लौटे अभी, कोई मैसेज है तो दे दूंगी। जी मैं कौन, मेरा मतलब आप कौन? मैं गुंचा, उनकी बेटी। इतना कह के गुंचा ने फोन रख दिया। एक पल के लिए कुंदन को लगा जैसे उनकी सांसें रुक जाएंगी। तो ये थी गुंचा। जो भी था, उसकी आवाज में गजब की खनक थी। उसकी आवाज की कशिश में फंसे कुंदन तय नहीं कर पा रहे थे कि रीडायल का नंबर दबाएं कि नहीं। फोन हाथ में लिए अपने ख्यालों में इस आवाज से मिलता जुलता एक हंसता खिलखिलाता खूबसूरत सा चेहरा बुनने की कोशिश करते रहे। सोचते रहे कि वो कैसी होगी जिसकी आवाज ऐसी है। उधर गुंचा से उसकी मां ने पूछा, किसका फोन था? अक्षय कुमार, सॉरी, किसी कुंदन कुमार का। ये कहते हुए बेपरवाही से गुनगुनाती हुई गुंचा अपने कमरे में चली गई। कुंदन कुमार? अरे इसी कुंदन कुमार से तो गुंचा की शादी की बात चल रही थी। उस लड़के ने अचानक ऐसे घर पे फोन क्यों किया था? कहीं 20 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल तो नहीं करना चाहते थे? उनको गुंचा के इलेक्शन के बारे में, उसकी छतरी वाली होने के बारे में पता तो नहीं चल गया था? शर्मा आंटी के मन पे अंदेशों ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया ही था कि फिर से फोन की घंटी बज उठी। इस बार उन्होंने टीवी का रिमोट सोफे पे पटकते हुए दौड़ के फोन उठाया। हाफती हुई आवाज में कहा, हेलो। उधर से आवाज आई, जी नमस्ते, मैं कुंदन कुमार बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते बेटा, मैं शर्मा आंटी बोल रही हूँ, कैसे हो? सब खैरियत है? इस वक्त कैसे याद किया हम लोगों को? आंटी, शर्मा अंकल दफ्तर से लौट आए क्या? कुंदन ने पूछा। नहीं बेटा, अभी आते होंगे, कोई खास बात है? जी आंटी, खास बात ही है, मैं अंकल के आने के बाद फोन करता हूँ। कुंदन फोन रखने वाले ही थे कि शर्मा आंटी हिस्टेरिकल हो गई। नहीं बेटा, कोई खास बात हो तो मुझे ही कह दो, अंकल रात तक आएंगे, मैं कह दूंगी उनको। शर्मा आंटी गाज गिरने का इंतजार कर ही रही थी कि कुंदन कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दरअसल कुंदन जी 20 तारीख की औपचारिक मुलाकात से पहले गुंचा से एक बार इनफॉर्मली मिलना चाहते थे। लड़की से अकेले मिलने की बात तक सोचने की हिम्मत जाने कहां से आई थी, लेकिन कुंदन को फिर भी यह जरूर लगा होगा कि लड़की से उसके मन की बात जान लेना ही ठीक है और उस पर किसी तरह का फैसला थोपना गलत। इसलिए वो एक बार गुंचा से आमने सामने मिलकर इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि गुंचा भी शादी के बारे में वही सोचती थी जो वो सोचते थे। यही सोच के कुंदन ने शर्मा अंकल को फोन किया था और अपने दिल की यही बात उन्होंने शर्मा आंटी के सामने बयां कर दी। अब बेचारी शर्मा आंटी ना कैसे कहती? लड़के ने कोई गैर वाजिब बात तो कही नहीं थी।
शादी की बात तय होने के पहले लड़की से एक बार मिलना चाहता था बस। मुश्किल ये था कि पूरे शहर में अपनी छतरी वाले चुनाव चिन्ह के साथ हाथ जोड़े मुस्कुराती गुंचा शर्मा के जो पोस्टर लगे थे, वो देख के कुंदन कुमार उस लड़की से शादी के लिए हाँ बोलते, इसकी गुंजाइश शून्य के बराबर थी। शर्मा आंटी ने गुंचा को यह बात बताई तो मैडम ने घर को सर पे उठा लिया। कहा उनके बीच हुए करार का उल्लंघन हुआ है। लड़के से सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को कानपुर में मिलने की बात थी। शर्मा अंकल ने आखिरकार हथियार डाल दिए और अपनी अड़ियल बेटी से जिरह करने के बदले कानपुर की ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल करा लेने में ही समझदारी मानी। उनको इस बात का पक्का यकीन था कि कुंदन जो याद शहर में गुंचा से मिला तो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हुई गुंचा को शर्मा आंटी ने 10 बार टोका। तू सलवार कमीज पहन के क्यों नहीं जा रही? तूने गंदा सा कुर्ता क्यों पहन रखा है? तूने बाल नहीं धोया आज? तूने कान में क्यों नहीं पहन रखा कुछ? सुन गुंचा, वो कुंदन से प्लीज तमीज से पेश आना और अपने दोस्तों को जरा दूरी रखना उससे। गुंचा ने घूर के अपनी माँ को देखा, कहा कुछ नहीं और हाथों में पोस्टरों के बंडल पकड़े घर से बाहर निकल गई। उधर कुंदन बाबू ट्रेन पकड़ के याद शहर पहुंच ही गए और सुबह सुबह शर्मा अंकल के घर फोन भी कर दिया। अब शर्मा अंकल के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि कुंदन को लेके इलेक्शन वाले शोर शराबे में गुंचा से मिलवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते। यूनिवर्सिटी कैंपस से 4 किलोमीटर पहले ही गुंचा शर्मा के पोस्टर नजर आने लगे थे। दीवारों पे, फ्लाईओवरों पर, दुकानों के बाहर, बस स्टैंड पर। कुंदन बाबू हैरान होके पोस्टर देखते रहे और शर्मा अंकल उनसे आंख चुराते रहे। आखिरकार कुंदन ने पूछ ही लिया, ये आपकी बेटी गुंचा है ना अंकल? शर्मा अंकल ने सर हिला के हाँ कह दिया। लोग शादी के मकसद से खिंचवाई गई लड़कियों की तस्वीरों को देख के हाँ बोलते हैं और इधर हमारे कुंदन बाबू को पोस्टर में मुस्कुराती, आत्मविश्वास से दमकती लड़की पसंद आ गई थी। हालांकि मिलना अभी बाकी था। असल में हाँ तो तब होती जब गुंचा भी हाँ कह देती। गुंचा की ओर से शादी के लिए हाँ कहलवाना पलासी का युद्ध जीत लेने से भी भारी था। आखिरकार हमारे कुंदन बाबू और गुंचा आमने सामने थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुंचा खादी के कुर्ते और जीन्स में अपने बालों के जूड़े में पेंसिल फंसाए गेंदे के फूलों की मालाओं से लदी फंदी कैंपस में घूम घूम के कैंपेनिंग में लगी हुई थी और कुंदन कुमार फॉर्मल ट्राउजर्स और स्ट्राइप्स वाली शर्ट में दाएं तरफ मांग काढ़ के बालों को करीने से सजाए स्टेशन से उतर के आए थे। वो बेबाक थी, मुंह फट थी। ये हर बात को सोच समझ के तौल के बोलने वाले थे। उसके 1000 जानने वाले और दोस्त थे। इनको लोगों से अपनी दूरी बना के रखने की आदत थी। वो चीख चीख के अपने हक की लड़ाई लड़ने में यकीन करती थी। ये पोएटिक जस्टिस में यकीन करते थे और मानते थे कि ईश्वर के दरबार में सबके कर्मों का फैसला हो जाता है। वो क्रांतिकारी थी, ये प्रैक्टिकल थे। वो गुंचा थी, ये कुंदन थे। वो शोला थी, ये शबनम थे। शर्मा अंकल ने दोनों को एक कॉफी हाउस में बिठा दिया और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कुंदन थोड़ी देर शर्माए, हिचकिचाए, फिर गले को साफ किया, बात करने के लिए भूमिका तैयार की और तभी गुंचा ने बोलना शुरू कर दिया। मुझको खाना बनाना नहीं आता, गुंचा ने कहा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं। जाने कुंदन में बात करने की इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। पहली नजर का प्यार जो न कराए। मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, गुंचा ने कहा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, कुंदन ने कहा। मुझे लड़कियों वाला कोई काम पसंद नहीं है, गुंचा ने कहा। मैं लड़कों और लड़कियों के कामों में भेद नहीं करता, कुंदन ने कहा। मैं बहुत बोलती हूँ और अक्सर कड़वा बोलती हूँ, गुंचा ने कहा। मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, खूब मन से सबकी बात सुनता हूँ, कुंदन ने कहा। मैं याद शहर में छतरी वाली के नाम से क्यों मशहूर हूँ जानते हो, गुंजा ने पूछा। धूप और बारिश में भी तुम्हारा कैरेक्टर बदलता नहीं होगा, शायद इसलिए, कुंदन ने जवाब दिया और गुंजा लाजवाब हो गई। दोनों बड़ी देर तक कॉफी हाउस में बैठ के बातें करते रहे। गुंजा ने कुंदन को छतरी वाली बन जाने का किस्सा सुनाया और कुंदन ने उसको अपनी अनहैपनिंग जिंदगी, उतनी ही बोरिंग नौकरी और सीधे साधे घर परिवार के बारे में संक्षेप में बताया। गुंजा बहता दरिया थी, उसके पास कहने को 1000 बातें थीं।
कुंदन ठहरा हुआ समंदर था, उसमें गहराई थी, सब्र था और किसी अनमोल खजाने से भी अनमोल एक साफ सुथरा दिल था। गुंचा के पास इस रिश्ते को ठुकरा देने के लिए कोई वजह नहीं थी, लेकिन उसने खुल के हां भी नहीं कहा। हालांकि शर्मा अंकल अपने पूरे परिवार के साथ 20 तारीख को कानपुर गए जरूर, लेकिन शादी की कोई बात नहीं हुई। गुंचा आजकल यादशाह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है और एमए फाइनल ईयर की तैयारी कर रही है। सुना है कि यूनिवर्सिटी में आजकल छेड़छाड़ बिल्कुल बंद है और शहर की हर लड़की के हाथ में एक छतरी जरूर होती है। और वो कुंदन हर रोज 8:30 बजे शर्मा अंकल के घर फोन करता है और शर्मा आंटी गुंचा को आवाज देके बुलाती हैं और कहती हैं, गुंचा, ओ गुंचा, आ गया तेरे अक्षय कुमार का फोन। बस इतनी सी थी ये कहानी।